नमस्कार दोस्तों, मनी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब पेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं रोजगार समाचार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रोजगार समाचार में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एवं उसके अलावा जो रोजगार समाचार हमें यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। दोस्तों, लॉकडाउन लॉकडाउन का समय है और इस लॉकडाउन के समय का हम कैसे सदुपयोग करें, उसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन लर्निंग के जो बिंदुओं पर मंत्रालय, हमारे जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस पर यह कहीं न कहीं वीडियो कंप्लीट किया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरे के पूरे कोविड-19 के संकट काल में ई शिक्षण आप कैसे करें? ई शिक्षण के अलावा आप ई एजुकेशन की ओर कैसे बढ़ेंगे? इसको लेकर हम सारी की सारी चर्चा दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो मंत्रालय ने कुछ अपने नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यहाँ लॉन्च किया है और कुछ पुराने प्लेटफ़ॉर्म को ही यहाँ पर उन्होंने संचालित करने की कोशिश की है। जैसे यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर एक आपको यहाँ प्लेटफ़ॉर्म देखने को मिल रहा है, स्वयं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। मतलब ये जो स्वयं प्रोग्राम है, इस स्वयं प्रोग्राम के माध्यम से आप यहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने आप को इस लॉकडाउन के पीरियड में। मतलब आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस स्वयं पूरे के पूरे स्वयं पोर्टल के माध्यम से। स्वयं का क्या काम करेगा? यह एक प्रकार से आपको आपके लिए एमओओसी मंच उपलब्ध करवाएगा। मतलब एक प्रकार का एक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपको यह उपलब्ध करवाने वाला है। इसमें अगर आप देखें तो 1900 से ज्यादा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मतलब यदि आप देखते हैं, इसमें 1900 से ज्यादा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मतलब ये काफी आपके लिए मददगार होगा। मतलब इसके अलावा यदि हम इसमें बात करें तो कहीं न कहीं इसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आप स्वयं पोर्टल के अंतर्गत अपना वीडियो व्याख्यान कर सकते हैं, स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं और भी इसमें बहुत सी सुविधा है जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एआईसीटीई का पाठ्यक्रम चल रहा है, इंजीनियरिंग के लिए एफटीएल पाठ्यक्रम चल रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं यूजीसी के माध्यम से यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस लॉकडाउन के समय में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण पोर्टल होना चाहिए। तो फाइनली हम यहाँ पर इसको ध्यान रखना है हमें स्वयं को, और स्वयं पर हम कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पोर्टल, अगला हमारे लिए क्या है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पर हमारे लिए उपलब्ध हुआ है। दूसरा जो बिंदु है वो यदि आप देखें, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्वयं प्रभा। आप देख सकते हैं स्वयं प्रभा भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह 32 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जीसैट 15 उपग्रह का इस्तेमाल करते हुए 24/7 हमको ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध करवाता है जो कहीं ना कहीं शैक्षिक गतिविधियों से भरपूर है। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे लिए ये स्वयं प्रभा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आगे बात करें तो अगले आगे जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं ई ज्ञान कोश। अगर हम यहाँ देखें तो ई ज्ञान कोश एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी संग्रह यहाँ हमारे लिए उपलब्ध करा रहा है। ई ज्ञान कोश को लेकर यदि बात करें तो ई ज्ञान कोश विद्यार्थी देश में जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण संस्थानों द्वारा विकसित सभी डिजिटल लर्निंग संसाधनों का यहाँ लाभ उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको वेबसाइट भी दी हुई है। इस वेबसाइट पर आप जाके कहीं ना कहीं ई ज्ञान कोश का लाभ उठा सकते हैं। अगले डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर चलते हैं। अगला डिजिटल प्लेटफॉर्म है ज्ञान दर्शन। यदि मैं बात करूं ज्ञान दर्शन को लेकर तो यहाँ पर आप 24 घंटे टेलीविजन चैनल के माध्यम से शैक्षिक और विकासात्मक विषयों को देख सकते हैं। यह चैनल इग्नू, सीईसी, सीआईटी, एआईटीटीआर, आईआईटी और विज्ञान प्रसार जैसे सभी नवनिर्मित कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ज्ञान दर्शन का उपयोग भी आप इस लॉकडाउन के दौरान कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले डिजिटल प्लेटफॉर्म की, वो है इग्नू ई कंटेंट ऐप। मतलब यह एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल प्ले स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह दोस्तों एक पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया गया है, डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है इग्नू के अभ्यर्थियों के लिए। तो इग्नू के जो अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा जो कहीं ना कहीं इस पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहते हैं डिजिटल रूप में, तो इग्नू ई कंटेंट ऐप को आप डाउनलोड कर आराम से इस पर कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो चर्चा है हमारी वो है एनडीएल को लेकर, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें
लेख, वीडियो, ऑडियो पुस्तकें, व्याख्यान और सिमुलेशन, बहुत सारा आपको कथा साहित्य मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर अपने लॉकडाउन के पीरियड को और भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला और हमें क्या है यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। अगला और हम चर्चा कर लेते हैं और ऐसा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमें कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन पीरियड में हमें बोरियत से आजादी दिलवा सकता है और हमें इसके साथ साथ हमारे ज्ञान में भी अभिवृद्धि कर सकता है। दोस्तों यदि आगे बढ़े तो अगला आपको देखने को मिलेगा ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु दोस्तों ये उच्च शिक्षा ई संसाधन के लिए कंसोर्टियम है जो शैक्षिक संस्थाओं को कम अंशदान दरों पर पूर्ण पाठ, ग्रंथ सूची और तथ्यात्मक डेटाबेस उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ई शोध सिंधु का प्रयोग करके भी अपने एजुकेशन को, अपने पाठ्यक्रम को, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है शोध गंगा। शोध गंगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक प्लेटफॉर्म है। यह यूनिक प्लेटफॉर्म इसलिए है कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक शोध पत्रों और जो शोध प्रबंध है वो सब कुछ यहाँ पर वह क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो पीएचडी करने वाले विद्यार्थी है उनको यह एक मंच प्रदान करता है शोध गंगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस शोध गंगा में आप विभिन्न प्रकार के जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्चर है, उनके अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, उनके शोध पत्रों को आप पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी नई रिसर्च के बारे में जानकारी लगेगी। तो दोस्तों आप इस शोध गंगा का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो पाठ्यक्रम है, अगला जो यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो है ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला दोस्तों यह सामाजिक विज्ञान और अन्य मानविकी प्राकृतिक विषयों के लिए इस पाठशाला का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, इस पाठशाला के माध्यम से कहीं ना कहीं उन मानविकी विषयों में आप अपनी पकड़ बना सकते हैं और स्नातकोत्तर तक के पाठ्यक्रमों को उनके माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर यह भी काफी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होगा हमारे लिए, ईपीजी पाठशाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है वो है ई पाठशाला, जो कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से संचालित हो रहा है। दोस्तों अगर इसके बारे में यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो यह कहीं ना कहीं एक संपूर्ण समाज के रूप में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और शोधकर्ताओं सभी के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ देखें तो ई पाठशाला भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण उपलब्ध हो जाता है। मतलब यदि आपको कभी एनसीईआरटी बुक्स किसी ऐप से डाउनलोड करनी है या पढ़नी है तो आप इस ई पाठशाला का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों तो ये काफी महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ मुझे बनता दिख रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं सीईसी। अगला जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। दोस्तों ये है 87 गैर इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री के निर्माण के समन्वयकर्ता के रूप में। सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, मतलब यह उपलब्ध करवाएगा आपको यहाँ पर असीमित शैक्षिक संसाधन। तो दोस्तों यहाँ पर इस सीईसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप इस लॉकडाउन पीरियड का भरपूर उपयोग कर सकते हो और ऑनलाइन एजुकेशन को आप अपने आधार पर यहाँ पर जांच सकते हो। दोस्तों अगला जो है वो है NROER, मतलब राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक अनुसंधान भंडार। मतलब ये अगर बात करूं NROER को लेकर तो ये एक सहयोगी मंच है जिसे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज और इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से आपको ऐसा डेटा उपलब्ध करवाया जाए जिसके माध्यम से आप में ऑडियो, वीडियो के माध्यम से, संवादात्मक सामग्री के माध्यम से आपके ज्ञान का विकास हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कार्य कर रहा है राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडार, तो इसको लेकर भी आपको ध्यान रखना है। यह भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब यहाँ पर दीक्षा को लेकर आपको बहुत अच्छे से काम करना है दोस्तों, क्योंकि जो दीक्षा है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग को लेकर अगर आप चाहते हैं कि अपने नॉलेज को शेयर करें, अपने एक नए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में ई लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराएगा। दोस्तों तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिक्षकों के लिए दीक्षा एक राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का
कार्य कर रहा है। इसके अलावा यह विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ाई जारी करने का एक माध्यम बन सकता है। तो दोस्तों ये भी जो दीक्षा माध्यम है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए, सभी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण लग रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अगला प्लेटफॉर्म देख लेते हैं कि हमें अगला प्लेटफॉर्म यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगला जो प्लेटफॉर्म है हमारे डिजिटल ज्ञान कोश का, समझ लीजिए, वह है उमंग मोबाइल ऐप। यह यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, मतलब ये समझ लीजिए कि जो उमंग का पूरा नाम है वह है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मतलब यह कार्य कर रहा है दोस्तों सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक केंद्रीय सेवाओं तक पहुंचाने के लिए एक एकल मंच प्रदान कर रहा है। दोस्तों मतलब आप समझ लीजिए कि केंद्र सरकार का हर वह कार्य करना चाह रहा है, स्थानीय सरकार का हर वह कार्य करना चाह रहा है जो वास्तविक में एक नागरिक को आवश्यक होगा। दोस्तों तो उमंग ऐप का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसे अपने आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को आप अपने एंड्रॉइड से भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS मान लीजिए आपके पास आईफोन है तो वहां पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल यह मुफ्त मिलेगा दोस्तों, यह बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। दोस्तों तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें काफी यहाँ पर मजबूत जानकारियां मिल रही है जिनके माध्यम से हम अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के रोजगार, इस सप्ताह के रोजगार समाचार में हमें और क्या जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों यदि बात करूं मैं तो यहाँ पर भारतीय खान ब्यूरो को लेकर कुछ पोस्ट ओपन हुई है, तो इनको देख लीजिएगा आप, जिनका कहीं ना कहीं माइनिंग से जुड़ा हुआ कोई अगर इन्होंने कोर्स कर रखा है तो उनके लिए यहाँ पर ग्रुप ए की एक पोस्ट निकली है, इसको आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करूं मैं तो यदि किसी ने इलेक्ट्रॉनिक को लेकर कुछ काम किया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी कहीं ना कहीं पोस्ट ओपन हुई है। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण न्यूज है कि यदि मैं बात करूं तो वह न्यूज आ रही है कहीं ना कहीं आपके रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को लेकर, यहाँ पर भी पोस्ट ओपन हुई है। दोस्तों तो यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिकी, आपने यांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान, किसी प्रकार का अगर आपने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है दोस्तों, तो डीआरडीओ की इस पोस्ट पर फॉर्म भरना ना भूलिएगा। बढ़ते आगे, यह पोस्ट के अलावा अगली जो पोस्ट है ये विदेश मंत्रालय से आ रही। दोस्तों यहाँ पर विदेश मंत्रालय में मतलब यदि आपने मान लीजिए किसी भी प्रकार की बैचलर डिग्री ली है, आपने कोई विदेश मंत्रालय संबंधित कोई पासपोर्ट या काउंसलर, इमिग्रेशन या प्रशासन का कोई भी आपने अगर आपको अनुभव प्राप्त है, तो आप इस विदेश मंत्रालय की इस पासपोर्ट अधिकारी, उप पासपोर्ट अधिकारी और सहायक पासपोर्ट अधिकारी जैसी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों तो इसके लिए अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं रोजगार समाचार 30 मई से 5 जून तक का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज हमारे लिए यहाँ पर आ रही है विकास अध्ययन केंद्र से तिरुवनंतपुरम से। यहाँ पर दोस्तों सहायक प्रोफेसर और एसोसिएटेड प्रोफेसर की पोस्ट ओपन हुई है। दोस्तों तो यहाँ पर आप सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जहाँ पे शैक्षिक अभ्यर्थता की यदि बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान या पीएचडी को लेकर यहाँ शैक्षिक अर्हता की बात की गई है। इसके अलावा मास्टर डिग्री 55% के साथ भी यहाँ बताई गई है। दोस्तों तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं पीएचडी अनिवार्य और एमए 55% यहाँ माना गया है। दोस्तों तो ये अगर आप मान लीजिए इस पे एलिजिबल है तो आप अवश्य इस पोस्ट का भी फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। अगली जो न्यूज है हमारे लिए वो है भारत सरकार रेल मंत्रालय से, और कहीं ना कहीं चितरंजन रेल इंजन कारखाना, कहीं ना कहीं यहाँ से हमारी लिए न्यूज आ रही है। और यह न्यूज है दोस्तों कि यहाँ पर सांस्कृतिक कोटे के अधीन, सांस्कृतिक कोटे के अधीन, ध्यान से सुनिएगा, सांस्कृतिक कोटे के अधीन यहाँ पर भर्ती निकली है। मतलब रेलवे के अंतर्गत बहुत कम शैक्षणिक योग्यता है। दोस्तों यहाँ पर केवल अगर मैं बात करूं तो औसत न्यूनतम योग्यता 50% अंकों के साथ 12वीं है, और इसके अलावा कोई भी व्यावसायिक योग्यता को लेकर यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वह यहाँ पर मान्य होगा। इसके अलावा यदि आपने कुछ स्पेशल टाइप के कोर्स किए हैं, जैसे संबंधित क्षेत्र में अनुभव और AIR दूरदर्शन आदि प्रदर्शन किया गया हो, तो उसको लेकर भी आपके पास यदि कोई प्रमाण पत्र हो, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज में यदि आपके पास कोई प्रमाण पत्र हो तो उसे लेकर आपको जरूर सबमिट करना है। दोस्तों तो ये पूरी की पूरी न्यूज है आपके चितरंजन रेल इंजन कारखाने से आई है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए एक अच्छी संभावना बनती है।
अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। ओबीसी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिला है और एससी एसटी वर्ग के लिए भी तथागत रिलैक्सेशन मिला है। मतलब ओवरऑल एज देख लीजिए तो 35 वर्ष यहाँ पर मानी गई है दोस्तों। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए उसके लिए तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चयन प्रक्रिया को लेकर बात कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। यहाँ पर पहले पेपर होने वाला दोस्तों जो सॉन्ग का होगा, लिखित परीक्षा में जो सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, ये 50 नंबर का होगा। प्रायोगिक कार्य प्रदर्शन 35 नंबर का होगा और जो प्रत्यय पत्र सांस्कृतिक विषय पर जो आपको मिला है उसमें इनके 15 नंबर जोड़ेंगे। तो ऐसे करके सॉन्ग का पेपर होगा दोस्तों। तो इसका पूरा का पूरा फॉर्म, पूरा का पूरा प्रोफार्मा आपको रोजगार समाचार में मिल जाएगा दोस्तों, उसे आप कवर कर लीजिएगा। बढ़ते आगे अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, यहाँ से भर्ती सूचना आई है दोस्तों। एक लेखा परीक्षा अधिकारी की एक पोस्ट है, स्टाफ नर्स की 5 पोस्ट निकली है, हॉस्टल वार्डन की एक पोस्ट है और कनिष्ठ सहायक की 2 पोस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप अपने लिए जॉब की संभावनाएं तलाश सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूं लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए कहीं ना कहीं बीकॉम की डिग्री बात की गई है और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में 10 वर्ष के अनुभव की बात की गई दोस्तों। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग की बात की गई है और कुछ स्पेशल डिप्लोमा की बात की गई दोस्तों। हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर कोई विशेष योग्यता नहीं है, परंतु प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में स्नातक की बात की गई है और किसी बड़े विश्वविद्यालय में कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। कनिष्ठ सहायक के लिए स्नातक माना गया है दोस्तों और 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है दोस्तों। कुल मिलाकर आप इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यदि आपको इसके लिए और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो रोजगार समाचार 30 मई से 5 जून 2020 का आप कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगली जो न्यूज है, अगला जो हमारे लिए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट का जो हमको प्रोसीजर दिख रहा है उसको कवर करते हैं। अगला जो हमारा रिक्वायरमेंट आया है वो आया है दोस्तों एम्स से, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश उत्तराखंड से। यदि आपके पास किसी प्रकार की एमबीबीएस डिग्री है दोस्तों, चाहे वह आपके कार्डियोलॉजी में हो, चाहे सीटीबीएस में, त्वचा रोग विज्ञान, ये किसी प्रकार का आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है दोस्तों, तो यहाँ पर इस भर्ती में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों स्नातकोत्तर चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए संबंधित विषय में और मान्यता विश्वविद्यालय से प्राप्त से डॉक्टरेट की डिग्री भी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर प्रोफेसर के 14 पद हैं, एडिशनल प्रोफेसर के 10 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 6 पद हैं और सहायक प्रोफेसर के 3 पद है दोस्तों। यहाँ पर इस भर्ती के लिए भी यदि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रोजगार समाचार को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले जो आपके लिए कहीं ना कहीं न्यूज है वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। यह जो न्यूज है दोस्तों यह प्रबंध निदेशक की पोस्ट के लिए यहाँ पर आई है। इसमें जो योग्यता की यदि बात कर लो तो योग्यता थोड़ी सी भारी भरकम सी है। इसमें योग्यता कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय संस्थान अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के अलावा टेक्निकल और एमबीबीएस की डिग्री को भी यहाँ पर मांगा गया दोस्तों। तो ये यहाँ पर ये न्यूज थोड़ी सी यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर समझ लीजिए कि ज्यादा शैक्षणिक योग्यता वाली है दोस्तों। जिसके पास एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ग्रामीण विकास विभाग से। यह न्यूज जो दोस्तों यहाँ पर आ रही है, इसमें यहाँ पर ग्रामीण विकास को लेकर महानिदेशक के पद के लिए बात की गई है। महानिदेशक के पद की जो प्रक्रिया होगी सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति से आप यहाँ आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेपुटेशन के माध्यम से इस भर्ती की बात की गई दोस्तों। आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से इस युवा वर्ग के लिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। बाकी अगर किसी को यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो वो बाकी देख सकते हैं, आपको और भी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएंगी दोस्तों। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर सड़क परिवहन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर कुछ वाहन निरीक्षकों की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं लक्षद्वीप में आवश्यक है, कवरत्ती में आवश्यक है। वहां से ये न्यूज है दोस्तों। तो यहाँ पर इस न्यूज में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास एक मोटर वाहन अधिनियम होना चाहिए। इसके अलावा आपकी वह योग्यता जो इसमें पूरी की पूरी निर्धारित की गई, जैसे 6 वर्ष की नियमित सेवा किसी विभागीय सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के रूप में वह होनी चाहिए। इसके अलावा आपको उस पूरे के पूरे श्रेणी में आपको विशेष ज्ञान भी होने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसको लेकर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोजगार समाचार में आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज हमने कवर किया 30 यहाँ पर जो रोजगार समाचार है वह रोजगार समाचार को हमने कवर किया है, जो कहीं ना कहीं प्रकाशित हुआ था 30 मई से 5 जून 2020 के बीच में दोस्तों। तो यह हमने पूरा का पूरा एनालिसिस, पूरा का पूरा विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप रोजगार से जुड़ी हुई और भी संभावनाओं को तलाशने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।